दुनिया का सबसे महफूज इंसान जिसके पास ईरान की सबसे एलीट फोर्स थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और एक ऐसी जगह जहाँ पे एक परिंदा भी पर ना मार पाए। बट ये सब फेल हो गया 28 फरवरी की सुबह को, और ये जो सारी प्रोटेक्शन है वो किसी काम की नहीं आई। अमेरिका की CIA को एग्जैक्टली पता था कि ईरान का सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अल खमीनी एग्जैक्टली कहाँ पर है, विद प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स। बट अनफॉर्चुनेटली उस मीटिंग में जितने भी लोग थे उनको इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, और आसमान से जो मौत है वो उनकी तरफ बढ़ चुकी होती है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, और आज हम डिकोड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लेक्स और खतरनाक मिलिट्री मिशन को, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कैसे अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड आदमी को ढूंढ निकाला, और कैसे जो F-35 जेट फाइटर था वो ईरान के एयर स्पेस में आराम से घूम पा रहा था। और फर्स्ट टाइम एक ऐसे सिस्टम को भी देखेंगे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिका इसको न सिर्फ डेवलप करेगा बल्कि 1 साल के अंदर डिप्लॉय भी कर देगा, वो भी अपने दुश्मन से सीख के। इस एक स्ट्राइक ने मिडिल ईस्ट का जो पूरा नक्शा है वो हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। सो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऐसे डीप और टेक्निकल वेपन्स डिटेल आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये ऑपरेशन है इसको स्टार्ट करने से पहले जो 2 देश थे, इजराइल और अमेरिका, उन्होंने इस काम को आपस में बांट लिया, अ सॉर्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। एक तरफ जो इजराइल था उनका फोकस था कि जो टॉप लीडरशिप है ईरान की उसको एक ही झटके में खत्म करे, और उन्होंने अपनी तरफ से इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन रोरिंग लायन। एंड ऑन द अदर हैंड जो अमेरिका था उसका रोल ये था कि ईरान के जितनी भी लार्ज स्केल मिलिट्री कैपेसिटी है उसको ना सिर्फ डिग्रेड करे बल्कि उनके जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स है, जो बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड यहाँ तक कि जो ईरान की खुद की नेवी है उसको सॉर्ट ऑफ बिजी करके रख सके, ताकि इजराइल जो अपना काम है वो अच्छी तरीके से कर पाए। और उन्होंने अपनी तरफ से इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। बट एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसको समझने के लिए, तो वो था द रोल ऑफ CIA। अमेरिका की CIA ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। उन्होंने न सिर्फ जो सुप्रीम लीडर थे उसको ट्रैक किया था कई महीनों से, बल्कि वो एक स्टेप और आगे गए। जितनी भी रेस्ट ऑफ द टॉप लीडरशिप थी ईरान की वो उनको कई सालों से ट्रैक कर रहे थे। एंड बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस एंड डिडक्शन, उन्होंने जब नोटिस करा कि 40 से भी ज्यादा जो टॉप एशेलियन है ईरान के वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो वेल द सिग्नल वाज वेरी क्लियर कि अयतुल्ला खमीनी भी वहीं पर ही होंगे। CIA को अपने ऊपर इतना गर्व था कि जो उनके खुद के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये बाद में आके कंफर्म भी करा था कि खमीनी जितना मर्जी जोर लगा ले, वो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और जो हमारी सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम है वो से कभी बच के भाग नहीं सकते। और जो टारगेट लोकेशन था तो वो निकल कर आया तेहरान का पेस्चर स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट। ये एक अल्ट्रा सिक्योर जोन है ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए, जहाँ पे उनका ना सिर्फ पर्सनल कंपाउंड है बल्कि एक प्रेसिडेंशियल पैलेस भी है, और साथ में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठती है पूरे ईरान की वो भी इसी जगह पे बैठती है। और इस एरिया को प्रोटेक्ट करा गया है कई लेयर ऑफ एयर डिफेंस से। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने की, तो वो थी उनका एयर स्पेस, जो कि एक हेवीली डिफेंडेड एरिया था। इससे पहले एक बॉम्ब भी गिरा सके वहां पे, तो जो इस एयर स्पेस था उसको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी था, जिसको अंजाम दिया गया एक सोफिस्टिकेटेड पैकेज में। वैसे दुनिया को लगता है कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था वो बस एक ही एयर स्ट्राइक थी जिसको अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर अंजाम दिया था, बट एक्चुअली ये 2 स्ट्राइक थी कंकरेंटली एट अ सेम टाइम। जब ईरान के ऊपर बॉम्ब बरसाए जा रहे थे तो उसी टाइम पे क्या होता है कि जो इजराइल है वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक को अंजाम देता है, और उनका निशाना होता है ईरान की जो मीडिया, उनके जो मोबाइल फोन एप्लीकेशंस हैं, उनके जो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज है अल्टरनेट टू व्हाट्सएप जो ईरान में चलता है वो थे। और ये संदेश भेजे जा रहे थे कि अब टाइम आ चुका है कि जो ईरान की पब्लिक है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़ी हो, क्योंकि अब सब कुछ चेंज होने वाला है। बट ये तो एक ट्रेलर था। ये इंश्योर करने के लिए कि जो एयर स्पेस है वो साफ हो, इससे पहले जो बॉम्बर्स है वो अपना काम करे, तो जो इजराइल की एयर फोर्स थी वो अपनी हिस्ट्री का लार्जेस्ट कॉम्बैट सॉर्टी एग्जीक्यूट करती है, और इस मिशन में लगभग 200 से ज्यादा जेट फाइटर्स पार्ट लेते हैं, जिनका बस एक ही काम होता है सिस्टमेटिकली ईरान का जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे जितने भी एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको खत्म करे। एंड एट द सेम टाइम जो उनका तबरीज एयर डिफेंस नेटवर्क है नॉर्थ में उसको भी टारगेट करे, जिसका अंजाम ये हुआ कि कुछ ही घंटे के अंदर जो ईरान के एयर स्पेस था उस पर जो टोटल सुप्रीमेसी थी वो इजराइल और अमेरिका की हो चुकी थी, जिसने अलाउ करा इस ऑपरेशन की नेक्स्ट स्टेज को। और ये कोई एक सिंगल जेट फाइटर के बदौलत नहीं लड़ा गया था, इसके अंदर एक पूरे पैकेज ने पार्टिसिपेट करा था जिसमें अलग अलग जेट फाइटर्स थे, और उनका रोल भी काफी यूनिक था। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था तो वो था अमेरिका ने। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था कि अमेरिका की एक स्पेशल यूनिट है जो उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई थी, टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक, और उनका काम ये है कि जो
लो कॉस्ट अटैक ड्रोन्स होते हैं उनको डिप्लॉय करने का। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अमेरिका एक लो कॉस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमेशा लोग ये अज्यूम करते हैं कि अमेरिका या तो 5th जनरेशन जेट फाइटर पे काम कर रहा होता है या तो 6th जनरेशन जेट फाइटर पे या फिर कोई ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे। और जो ये लो कॉस्ट ड्रोन्स थे इनका बस एक ही रोल था कि ईरान की जितने भी डिफेंसेस है उनको एक साथ ओवरवेलम करे, खूब सारा केओस और कंफ्यूजन मचाए और किसी को ये समझ में ना आए कि असली जेट फाइटर कौन सा है और नकली ड्रोन कौन सा। जब तक ईरान इस कंफ्यूजन से निकल पाता तब देन ऑल हेल ब्रेक लूज। अमेरिका अपनी वॉरशिप्स जो उन्होंने ईरान के पास में खड़ी की हुई थी वहां से एक एक करके जो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स है वो ईरान के ऊपर दागना स्टार्ट कर देता है। एंड एट द सेम टाइम जो उनकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है और हिमार्स वो एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन से लॉन्च करी जाती है ईरान की मिलिट्री स्टेशन और जितनी भी इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर एक स्टैंड ऑफ रेंज से। और जब इतना सारा केओस था तो अमेरिका फिर लॉन्च कर देता है अपने F-35 जेट फाइटर्स को। और उनका काम ये था कि जितनी भी सरफेस एरिया मिसाइल्स और उनकी जो बैटरीज है ईरान की जहाँ जहाँ पे वो डिप्लॉय और जहाँ जहाँ से वो फायर कर रही है उसको ढूंढ के तुरंत खत्म करे एज सुन एज पॉसिबल, ताकि जो रास्ता है वो क्लियर हो सके एक डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक के लिए। सो जब अमेरिका बिजी था इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन के साथ तब जो ये रियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो इजराइल था वो अपने F-35 लाइटनिंग II, F-15 और F-16 के साथ आ धमकता है ईरान के एयर स्पेस में लगभग 200 के करीब। क्योंकि जो कंपाउंड था जहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर थे वो काफी हेविली डिफेंडेड था, तो उन्होंने इसी काम के लिए एक मिसाइल का इस्तेमाल करा जिसका नाम काफी डिसेप्टिव है, द स्पैरो मिसाइल। सुनने में तो ये कोई छोटी या हार्मफुल मिसाइल लगती है बट इसका एक्चुअली ऑपोजिट है। ये एक हाईली एडवांस्ड एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसको बस एक ही चीज रख के बनाया गया दिमाग में कि 1000 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है ग्राउंड पे वो उसको खत्म कर सके, वो भी एट अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि इसकी इतनी एक्सट्रीम रेंज है तो जो इजराइल के जेट फाइटर्स थे उनको जरूरत नहीं पड़ी तेहरान के अंदर घुसने की भी, जहाँ पे जो एयर स्पेस थी वो काफी ज्यादा वेल डिफेंडेड थी। उन्होंने अपनी सेफ्टी से जो मिसाइल्स है वो फायर कर दिया और जो डिस्ट्रक्शन थी वो थी एब्सोल्यूट विद शेयर वॉल्यूम। टू गिव यू अ कंटेक्स्ट, इजराइल ने एक नहीं बल्कि 30 से ज्यादा मिसाइल का इस्तेमाल करा, वो भी डायरेक्टली एक ही बिल्डिंग के ऊपर। टू गिव यू एन आइडिया, जो ये एक मिसाइल है अगर इसको किसी आदमी के ऊपर छोड़ा जाए तो ना सिर्फ वो खत्म होगा बल्कि उसकी जो हड्डियां हैं वो तक भी इवेपोरेट हो जाएंगी। और इजराइल ने एक नहीं बल्कि 30 से ज्यादा मिसाइल का इस्तेमाल करा और वो भी एक साथ। इस स्ट्राइक के बाद जब सैटेलाइट इमेज निकल कर आई थी तो उसने इमीडिएटली कंफर्म कर दिया कि जो पूरा कंपाउंड था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसको बुलडोजर से सीधा कर दिया हो। बट इस पूरे प्लान के साथ एक बहुत बड़ा फेटल फ्लॉ था। जो कंपाउंड था सुप्रीम लीडर का उसके नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर था जो कि काफी हेविली फोर्टिफाइड था और जो ये स्पैरो मिसाइल्स है ये उनको टारगेट नहीं कर सकती थी, ना वहां तक पहुंच सकती थी। बट उस दिन आप कह लीजिए कि जो किस्मत थी वो खमीनी के साथ नहीं थी। एंड जिस टाइम पे वो अपनी ब्रेकफास्ट मीटिंग कर रहे थे अपने टॉप लीडरशिप के साथ, उसी टाइम पे जो मिसाइल्स है वो भी आ जाती है और उनको परफेक्टली कैच कर लेती है जब वो काफी वनरेबल होते हैं। और जब ये भी काफी नहीं था तो जो अमेरिकन मिलिट्री थी वो एट द सेम टाइम जो ईरान की वॉरशिप थी जमरान क्लास कॉर्वेट वो उसको भी डुबो देती है। एंड दिस वाज ट्रूली अ डिकैपिटेटिंग स्ट्राइक। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक ही झटके में ना सिर्फ जो उनके सुप्रीम लीडर है वो भी चले जाएंगे बल्कि जो इंटायर लीडरशिप थी पूरे ईरान की जो उस देश को चलाती थी वो भी मिट जाएगी। ना सिर्फ उनके रक्षा मंत्री बल्कि उनके जो जनरल्स थे एंड इवन जो टॉप कमांडर थे ईरान के रिपब्लिकन गार्ड के वो भी इस अटैक में मारे गए। और इस अटैक ने जो ईरान का सिस्टम था उसको पूरी तरीके से फ्रैक्चर कर दिया। और ठीक उसी दिन जो उनकी सरकारी न्यूज एजेंसी थी उन्होंने भी जो अपने सुप्रीम लीडर है उनकी डेथ को कंफर्म कर दिया। आनन फानन में जो ईरान है वो अपनी एक सॉर्ट ऑफ अ टेम्परेरी काउंसिल को अपॉइंट कर देता है ये देखने के लिए कि जो देश का भविष्य है वो क्या होगा। अपने सुप्रीम लीडर की डेथ का बदला लेने के लिए जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड थी वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्लोज कर देती है। एंड टू गिव यू कंटेक्स्ट कि ये कितनी बड़ी बात है कि जो दुनिया में जितना भी क्रूड ऑयल फ्लो होता है समुद्र के रास्ते से उसकी जो 1/5 सप्लाई है वो यहीं से निकलती है और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडिया और चाइना को, द 2 लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन दिस वर्ल्ड, जहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं। और ये वॉर ऑल्दो इंडिया से काफी दूर लड़ी जा रही है बट इसका जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर भी आने वाला है क्योंकि नियरली 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत के जो गल्फ रीजन है वहाँ पे ना सिर्फ जॉब करते हैं बल्कि पढ़ते भी है एंड कई लोग तो रहते भी है। और अपने लीडर का बदला लेने के लिए जो ईरान है उसने ना सिर्फ दुबई बल्कि अबू धाबी, दोहा और जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी जो अमेरिका को सपोर्ट करती है
उसके ऊपर हमला कर दिया है। और इसी के मद्देनजर जो उनका एयर स्पेस है वो परमानेंटली क्लोज है। दैट मीन्स कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग भारत के इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। और हमारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने इस पूरे रीजन को एक हाई अलर्ट एरिया पे घोषित कर दिया है। एंड इवन जो टूरिस्ट हैं उनको भी ना जाने के लिए हिदायत दी गई है। अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होने वाला है, और वो भी हमारी ऑयल सप्लाई के रूप में। और इसके जो सीवियर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं वो भारत के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। जो ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, इसमें इस्तेमाल हुए जो एडवांस वेपन्स थे उन्होंने ग्राउंड पे अपना काम तो कर दिया, लेकिन इस स्ट्राइक ने जो पूरी मिडिल ईस्ट है उसको हमेशा के लिए बदल के रख दिया। खामेनी और उनके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनके खत्म होने के बाद ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा मैसिव पावर वैक्यूम हो गया है, और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो दुनिया के ऑयल ट्रेड के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एंड मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में ध्यान से सोचिए। व्हाट इफ अगर यहाँ पे ईरान की जगह इंडिया होता, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन लेट्स से कि हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो इस टाइम पे ना ही डेवलप होती, वेल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब हम उस टाइम पे जो अमेरिका और जो उनके अलाइड नेशंस हैं उनसे कैसे निपटते हैं, ये हमारे क्या क्या टैक्टिकल ऑप्शंस ओपन रहते हैं। एंड यस, इस पिक्चर में जो पाकिस्तान है वो भी जरूर आता है। सो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट। और इस वीडियो में मैंने एक चीज को जानबूझ के छोड़ा है, एंड वो है अमेरिका का एक स्पेशल जेट फाइटर FA-18 सुपर हॉर्नेट, जिसका रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये खुद की एक डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करता है, जिसको मैं जल्दी कवर करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो अगर आपको ये डीप मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी डिटेल्स आपको यही मिलेंगी। मैं हूँ प्रिंस, और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। प्रिंस आउट।